हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है अनअकैडमी की। तो भाई अनअकैडमी के जो को-फाउंडर्स है वो अनअकैडमी को छोड़ के जा रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से खबरें आ रही थी कि अनअकैडमी बिक सकता है, बैंकरप्ट हो सकता है, ये हो सकता है कोई कंपनी उसको खरीद लेगी। बट कहीं ना कहीं गौरव मुंजाल बार-बार आते थे, कहते थे हमारे पास फंड्स है, अभी कुछ नहीं हो रहा है हमारी कंपनी को, कंपनी चलती रहेगी। बट जब प्रोमिनेंट लीडर्स कंपनी में छोड़ के जाते हैं तो कहीं ना कहीं साइन दिखाई देता है सब कुछ सही नहीं है। लास्ट रिपोर्ट्स की बात मान के चले तो इनके पास सफिशिएंट फंड था अपने आप को लंबे टाइम तक रिटेन करने का। बट क्यों छोड़ के जा रहे हैं ये भी समझते हैं। रिसेंटली ही को फाउंडर्स एक नई कंपनी शुरू करी थी एयर लर्न करके, कुछ ही टाइम के अंदर $4 लाख एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू के ऊपर पहुंच गए वो यूएस के अंदर। तो उनको दिखाई दे रहा है कि भाई अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बड़ी बन सकती है, तो यहाँ पर चले जाते हैं। अनअकैडमी ने 2020 के अंदर ओपन टॉक को एक्वायर किया था, जिसके बाद में सुमित जैन कंपनी के अंदर आ गए थे। उन्होंने ही ग्राफी शुरू किया था जो कि अनअकैडमी की एक सब्सिडरी थी। अब वो अनअकैडमी को लीड करेंगे। अगर हम तीनों ओरिजिनल को फाउंडर्स की बात करके चले तो तीनों छोड़ के जा चुके हैं। सबसे पहले हिमेश सिंह जून 2024 के अंदर ही छोड़ के चले गए थे और अब गौरव मुंजाल और रोमन सानी भी छोड़ के जा रहे हैं। तो भाई क्या डायरेक्शन होने वाली है अनअकैडमी की, ये देखने को मिलेगा। मैंने अभी रिसेंटली फिजिक्स वाला के ऊपर एक केस स्टडी बनाई थी जहां पर मैंने यही बताया था एडटेक में क्या बवाल हो रहा है, क्या एक बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है एडटेक इंडस्ट्री के अंदर। चाहे आप एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो लोगों की, बट आप फंडिंग के चक्कर में, इन्वेस्टर्स के प्रेशर के चक्कर में आपको बहुत तेजी से ग्रोथ दिखानी पड़ती है, जहां पे कहीं ना कहीं आपकी कंपनी फटती हुई दिखाई देती है। हमने बायजूस के साथ में ही देखा था। फिजिक्स वाला मुझे लगता है कि उसी डायरेक्शन में जा सकते हैं अगर वो संभलते नहीं है तो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बैलून को एक प्रेशर से झटके से फुलाओगे और कहीं पे बैलून कमजोर होगा तो फटने के चांसेस हाई होते हैं। अगर हम क्रेड की बात करके चले तो $75 मिलियन उन्होंने रेस करे हैं, जिसमें $20 मिलियन कुणाल शाह ने खुद डाले हैं। 3 साल के बाद में पैसा रेस किया गया है और 45% वैल्यूएशन ड्रॉप पे किया गया है। बहुत बुरी चीज है अगर देखा जाए तो। पहली बात, 45% वैल्यूएशन ड्रॉप ही बुरी चीज है, बट अगर 3 साल के बाद में 45% वैल्यूएशन ड्रॉप है तो ये और बुरी चीज है। बट यहाँ पर मेरे हिसाब से कुणाल शाह ने एक बहुत स्मार्ट मूव किया है। उन्होंने $20 मिलियन डाल दिए है खुद के, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी इक्विटी बैलेंस रहेगी। कल को फ्यूचर को कंपनी की इक्विटी वापसी बढ़ती है, वैल्यूएशन वापसी बढ़ती है, तो इनको नुकसान नहीं होगा। अगर फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करके चले तो क्रेड के जो नेट लॉसेस थे वो 22% बढ़ते हुए दिखाई दिए थे, 1644 करोड़ पे पहुंच गए थे। इनका जो रेवेन्यू था वो 66% बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, 2473 करोड़ के ऊपर था। आप समझो 2500 करोड़ कमाने के लिए 1650 करोड़ का लॉस कर रही है कंपनी। क्या ये चीज सही है? अभी देखा जाए फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर पहले 2 महीने इनका कहना है प्रॉफिटेबिलिटी हमने अचीव करी है, अब पूरा साल हम प्रॉफिट अचीव करेंगे। कितना करेंगे बहुत बड़ा सवाल है भाई। आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, कंपनियां यूनिकॉर्न वैल्यूएशन के ऊपर रेवेन्यू भी कर रही है भाई 8-8 10-10 हजार करोड़ रुपए का, पैसे कमा रही है माइनस 200 करोड़। 2 करोड़ का प्रॉफिट कमा लेती है तो कहते हैं हमने प्रॉफिट कर दिया। भाई सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप यूनिकॉर्न हो और मान के चलो $400 मिलियन आपके अंदर दले हुए, उसका ब्याज होता है इससे ज्यादा। नॉर्मल एफडी वाला जिसको सब क्रिटिसाइज करते हैं। स्टार्टअप में तो सबके सब मानते हैं कि ग्रोथ अच्छी मिलेगी। स्टार्टअप आइदर बंद हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो इनिशियल फेज के अंदर है बंद हो जाए, पर अगर वो बढ़ चुकी है तो उसको कुछ तो डायरेक्शन दिखानी चाहिए। बाकी इंडिया वालों ने अपना पहला हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटका के अंदर स्टैब्लिश कर दिया है। ये इंडिया का पहला प्राइवेट हेल्ड होने वाला है जहां पर एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम मिलके हेलीकॉप्टर्स बनाएंगे। कहा जा रहा है जो H125 हेलीकॉप्टर्स है उसको बनाया जाएगा यहाँ पर, जो इनका बेस्ट सेलिंग हेलीकॉप्टर्स है। इससे पहले फ्रांस, यूएस और ब्राजील के अंदर ये सेटअप था, अब इंडिया के अंदर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी के टाइम पे जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 10 हेलीकॉप्टर्स पर ईयर की है और धीरे धीरे इसको बढ़ाने का प्लान है। पर्सनली 10 हेलीकॉप्टर्स पर ईयर बहुत छोटा नंबर लगा, मुझे पता नहीं कितना कॉम्प्लेक्स वगैरह होगा, बट इस रोबोटिक्स एआई की दुनिया के अंदर क्या हम 10 को बढ़ा सकते हैं? क्या इतना कॉम्प्लेक्स होता है हेलीकॉप्टर बनाना? ये भी एक सवाल हो सकता है। बाकी इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ना वो 34 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया है पिछले 11 सालों के अंदर। 2014 के अंदर 686 करोड़ के ऊपर था, आज ये 23,600 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। तो भाई बढ़िया चीज है, अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। कर्नाटका पता है आपको क्यों चुना गया? HAL की वजह से, क्योंकि वहां पर पहले से HAL है, इकोसिस्टम बना हुआ है।
वीडियो में जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लाता रहता हूँ। बाकी कभी कभार जब वीडियो स्पॉन्सर्ड होती है तो थोड़ी सी लेट हो जाती है, क्योंकि पीछे से अप्रूवल आने में देर हो जाती है। हमारी टीम ऑन टाइम होती है, कभी कभार हो जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा स्पॉन्सर्स लाऊं, क्योंकि अगर स्पॉन्सर्स आएंगे तो मैं इस चैनल को थोड़ा और एक्सपैंड कर पाऊंगा, जो मैं करना चाह रहा हूँ। थोड़े से हमारे पास फंड्स इकट्ठे हो, क्योंकि मैं हूँ प्योर बिजनेसमैन। इस बिजनेस का पैसा इसी बिजनेस में डालूंगा, अपने घर से पैसा नहीं लगाऊंगा इसके अंदर। बाकी हमारी गवर्नमेंट आपकी एड्रेस को सिंप्लीफाई करने के लिए एक नया कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, डिजी पिन। आपके जो एड्रेस है उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा 10 अल्फा न्यूमेरिक कोड के अंदर, जहां पर आपके जो भी कोऑर्डिनेट्स हो गए मैप वाले, उसको डाला जाएगा। मेरे हिसाब से बहुत स्मार्ट तरीका सुनने में लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ना बहुत कॉम्प्लेक्स एड्रेस होते हैं। जैसे अगर आप टीयर 1 सिटीज में रहते हो तो आपने इतना बड़ा चैलेंज नहीं देखा होगा। थोड़ा क्लियर बटा होता है कि भाई ये वाला सेक्टर है, इसके अंदर ये वाला ब्लॉक है, इसके अंदर ये वाला ब्लॉक है। ये थोड़ा एक बार को मैं कह सकता हूँ थोड़ा समझा जा सकता है, गूगल मैप्स ले जाता है। बट अगर आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जाते हो, किसी रूरल एरिया में जाते हो, तो वहां पे पता क्या होता है, इन द केयर ऑफ दिस दिस विलेज, बात खत्म, आ जाओ देख लिया जाएगा। मेरे को याद है देहरादून में जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, उस टाइम पे ऐसा होता था, केयर ऑफ समथिंग और विलेज का नाम, बस बात खत्म, आ जाओ भाई कोई दिक्कत नहीं है। मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैंने हमेशा देखे हैं, सेक्टर्स भी होते हैं भाई, ब्लॉक्स भी होते हैं, फिर हाउस नंबर होता है, उसके ऊपर आपकी एक लोकेलिटी होती है, फिर दिल्ली आता है। तो आपका एड्रेस थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होता है। देहरादून में मैंने पहली बार देखा था कि ऐसा भी होता है, तो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कई लोगों को नहीं पता होगा कि ऐसी चीजें भी चलती है। अभी इंपॉर्टेंट पता है क्यों है? अगर हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम सब कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो हमको ना एक इम्पॉर्टेंट चीज का और ध्यान देना पड़ेगा। वो ये है कि लास्ट माइल डिलीवरी इन रूरल एरियाज, अमेज़न वाला ढंग से रूरल एरियाज में भी सप्लाई कर पाए। और वो तब कर पाएगा जब उसको एग्जैक्टली एड्रेस पता होगा। लॉजिस्टिक्स कंपनी को एड्रेस के स्टैंडर्डाइजेशन की कंफ्यूजन के चक्कर में लोगों को डिलेज देखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से 10 से 14 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है एनुअली। 0.5% ऑफ आर जीडीपी, इतना बड़ा नुकसान होता है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टेप है। बाकी इंडिया ने 81 बिलियन डॉलर की एफडीआई रिसीव करी है फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। 14% इंक्रीज दिखाई दे रहा है पिछले साल से, तो अच्छी चीज है। पैसा आता हुआ दिखाई दिया है। सबसे ज्यादा 19% सर्विस सेक्टर से आता हुआ दिखाई दिया है। कंप्यूटर और हार्डवेयर के अंदर 16% आता हुआ दिखाई दिया है। मैं कहूंगा यहाँ पर शायद फॉक्सकॉन एक बड़ा प्लेयर होगा। ट्रेडिंग के अंदर मात्र 8% आया है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 18% देखने को मिला है। तो हाईएस्ट जो एफडीआई आई है वो आई है महाराष्ट्र के पास में, उसके बाद कर्नाटका के पास में। महाराष्ट्र 39% पे है, कर्नाटका 13% पे, दिल्ली 12% पे। बाकी सबसे ज्यादा पैसा सिंगापुर से आता हुआ दिखाई दिया है 30%, देन 17% मॉरिशियस, यूनाइटेड स्टेट्स 11% के ऊपर है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया किस डिपार्टमेंट के अंदर पैसा आ रहा है, किस सेक्टर के अंदर पैसा आ रहा है। अगर फंडिंग वंडिंग का प्लान कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी डायरेक्शन मिल रही होगी। बाकी इन्फो एज की बात करके चले तो उनका प्रॉफिट 7.7x बढ़ता हुआ दिखाई दिया है क्वार्टर 4 के अंदर। 14% ऑपरेटिंग रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है क्वार्टर 4 के अंदर। 750 करोड़ पे पहुंच गया, पहले 657 करोड़ पे हुआ करता था। पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करके चले तो 12% रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो बढ़िया है भाई, अच्छी चीज है। बाकी मेंसा ब्रांड की बात करके चले तो 220 से 250 करोड़ रुपए वो रेस कर सकते हैं, ऐसा हमको रिपोर्ट कह रही है। ये प्री आईपीओ ब्रिज राउंड होने वाला है, जिस मीन जल्दी आईपीओ आएगा और ये जो पैसा रेस किया जा रहा है इससे वैल्यूएशन सेट होगी कि किस वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ निकालना है। क्या आईपीओ सही जाएगा या नहीं जाएगा, ये एक सवाल है, क्योंकि हमने देखा है ऐसे वाले ब्रांड्स थोड़े खराब होते हुए। रिसेंटली मैंने गुड ग्लैम ग्रुप के ऊपर एक केस स्टडी बनाई थी जहां पर बताया था कि वो कैसे बर्बाद होते हुए दिखाई दिया है। अगर मेंसा को इन्वेस्टर की बैकिंग नहीं मिलती तो वो भी खराब होते हुए दिखाई दे सकते थे मेरे हिसाब से। मेंसा ने बहुत तेजी से यूनिकॉर्न स्टेटस देखा, बहुत तेजी से इन्होंने फंडिंग ली, फंडिंग से बहुत सारे एक्विजिशंस करे। 2021 से अभी तक ये 20 डिजिटल ब्रांड्स को एक्वायर कर चुके हैं, जिसमें कारागिरी, माई फिटनेस जैसे बड़े ब्रांड्स है। 270 मिलियन डॉलर इन्वेस्टर से भी रेस कर चुके हैं। और इसके बावजूद भी अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करके चलूं, ऑपरेटिंग रेवेन्यू है 557 करोड़ के आसपास, जो कि बढ़ता हुआ दिखाई दिया था 11.6% से। और लॉसेस है 115 करोड़ से थोड़े से ज्यादा, जो अगेन इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। बट क्या आईपीओ
जस्टिफाइड होगा और किस वैल्यूएशन पे होगा, लेट्स सी। मेरे हिसाब से जो ये ब्रिज राउंड रेज कर रहे हैं, ये डाउन राउंड होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर डाउन राउंड नहीं होगा तो इनकी वैल्यूएशन घटेगी। बाकी फ्रिंक्स एआई की बात करके चले तो $5.4 मिलियन उन्होंने भी रेज करे हैं। ये इंडिया की एआई स्टार्टअप है जो कि एआई का यूज करके वीडियो इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल करती है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। ये जो पैसा आएगा इसे यूएस के अंदर एक्सपैंड करेंगे। बढ़िया है। बाकी चैट जीपीटी भी तो कर सकता है काम। कभी किसी ने चैट जीपीटी से वीडियोस में बात करके देखी है? एक बार करके देखना, फोन के अंदर चैट जीपीटी बोलना और वहां पे ऑन कर लेना, उसको कहना और भाई बता ये क्या लिखा हुआ है, क्या हो रहा है, मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप उससे कॉन्वर्सेशन कर सकते हो और वो काम करके देगा आपको। बाकी टेस्ला यूरोप और यूके के अंदर बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। अप्रैल के अंदर 49% का ड्रॉप दिखाई दिया इनकी सेल के अंदर। आप ये नहीं कह सकते कि वहां पर ईवी सेक्टर खराब हो रहा है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि वहां पे गाड़ियां इतनी ज्यादा नहीं बिकी है, बट ईवी की ग्रोथ दिखाई दी है। अगर मैं नई कार रजिस्ट्रेशन की बात करके चलूं यूरोपियन यूनियन यूके के अंदर, तो वहां पर 0.3% से सेल्स घटती हुई दिखाई दी है, बट ईवी की सेल 27.8% से बढ़ती हुई दिखाई दी है। हाइब्रिड 31% बढ़ती हुई दिखाई दी है। अगर हम BYD की बात करके चले तो उनकी रजिस्ट्रेशन 59% बढ़ती हुई दिखाई दी है। टैरिफ भी लगे हुए हैं, फिर भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये अच्छी खबर नहीं है टेस्ला के लिए। बाकी सेल्स फोर्स की बात करके चले तो उन्होंने इन्फॉर्मेटिका को खरीद लिया है $8 बिलियन के अंदर। 1993 के अंदर एक कंपनी शुरू हुई थी। 5,000 से ज्यादा इनके पास में कस्टमर्स है। $7.1 बिलियन की इनकी मार्केट कैप थी और अब सेल्स फोर्स ने इनको खरीद लिया है, क्योंकि भाई सेल्स फोर्स का जो फ्यूचर होने वाला है वो थोड़ा एजेंटिक एआई की तरफ होने वाला है, जहां पर एजेंट्स बहुत सारा काम करेंगे और कहीं ना कहीं ये कंपनी उनकी एजेंटिक फ्लो में मदद कर सकती है। अगर सेल्स फोर्स के सीईओ की बात करके चले तो उन्होंने बोला ये ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप होने वाला है, जहां पे हम एंटरप्राइज ग्रेड एआई इंटीग्रेशन करने वाले हैं ग्लोबल डेटा के साथ में। इन्फॉर्मेटिका जो है वो क्लाउड डेटा मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है और ये बहुत मदद कर सकती है सेल्स फोर्स की। बाकी मार्केट नीचे ही जाती हुई दिखाई दी है। मुझे लगता है आरबीआई की जो पॉलिसी मीटिंग होने वाली है 6 जून को, और Q4 का जो जीडीपी डेटा निकल के आएगा 30 मई को, उसके बाद में ही कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। मैं आपको पिछले कुछ दिन से कह रहा हूँ मार्केट अभी ऐसी ही चलेगी। ये 2 खबरें आएगी ना, इसके बाद में एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट के अंदर। और इसी के साथ में आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, खबर बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।